हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। अब तक हम लोग जो मनी वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बैंकिंग वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और एक पूरी यूनिट जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाली यूनिट थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सरकारी बजट। इस चैप्टर की खास बात क्या है? ये अकेला चैप्टर और अकेली यूनिट, यानी इस यूनिट के अंदर ये इकलौता चैप्टर है और इकलौती ही यूनिट है। ये 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे बेटा। Audio Jungle. सरकारी बजट किसे कहते हैं, यानी गवर्नमेंट बजट कहा जाता है इसको। ये आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है सरकारी बजट जो होता है। गवर्नमेंट बजट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। 1 अप्रैल से लेकर, जैसे अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सरकार जो है अनुमान लगाएगी कि कितना कितना पैसा आएगा, कितनी कितनी पैसे प्राप्ति होगी, और कितना कितना पैसा खर्च होगा। कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इसके ब्यूरो को ही कहा जाता है सरकारी बजट। यानी एक लेखा वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय के हिसाब किताब को ब्यूरो को ही क्या कहा जाता है? सरकारी बजट कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सरकारी बजट के कंपोनेंट कितने होते हैं। सरकारी बजट को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक तो बजट व्यय और दूसरा बजट प्राप्ति। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बजट व्यय के बारे में। बजट व्यय किसे कहा जाता है सर? एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सरकार के कुल कितने खर्च होंगे? कुल खर्च नहीं बल्कि कुल अनुमानित खर्च बेटा, कुल अनुमानित खर्च के ब्यूरो को कहा जाता है बजट व्यय। ठीक है, यानी यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सारे खर्चों की बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे खर्चे, चाहे पूंजीगत खर्च व्यय हो चाहे राजस्व व्यय हो, हम यहाँ सारे खर्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब खर्चों को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको राजस्व एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक, इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझते हैं। पहले दो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स किसे कहते हैं और लायबिलिटीज किसे कहते हैं, समझने के लिए समझा रहा हूं। असेट्स को हिंदी में कहा जाता है परिसंपत्ति, और इसको लायबिलिटीज को कहा जाता है दायित्व। असेट्स का मतलब समझते हैं, आप लोगों के लिए बात करता हूं मैं। जिस चीज पर भी आपका अधिकार होगा, हक होगा, उसको हम क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। जैसे कि आपकी बाइक है, आपका क्या उस पर राइट है, अधिकार है, वो आपकी असेट्स कहलाएगी। आपका घर है, क्या उस पर आपका अधिकार है, आपकी असेट्स कहलाएगी। यानी जिस चीज पर भी आपका अधिकार होता है वो आपकी क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं लायबिलिटीज की। इसको अगर पहचानना है, जानना है, तो जिम्मेदारी से पहचानेंगे। जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, ये पहचानने के लिए हमने लायबिलिटीज का मतलब बता दिया, मतलब बताया, और असेट्स का। अब सरकार के लिए बात करते हैं। सरकार का जिस चीज पर अधिकार है, हक है, उसको सरकार क्या कहेगी? असेट्स कहेगी। सरकारी स्कूल किसका अधिकार है? सरकार का। सरकार की क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, पार्क हो गए, जिस पर भी सरकार का अधिकार होता है वो सरकार की असेट्स कहलाती है। तो यानी सरकार की असेट्स समझ में आ गई। सरकार का जिस पर हक है, अधिकार है, वो सरकार की असेट्स कहलाएगी। वहीं दूसरी ओर लायबिलिटीज, सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे सरकार ने किसी से लोन लिया, या अगर हम किसी से लोन लें, अब हम अपने लिए बात करते हैं, अगर मैंने किसी से उधार लिया पैसे, अब क्या मेरी जिम्मेदारी बनती ही नहीं कि बनती कि मैं उसको महीने के टाइम पर, जो जितने टाइम के लिए मैंने लोन लिया है, उधार लिया है, उसकी वापसी करें। इसी तरह से बात करते हैं हम लायबिलिटी सरकार के लिए। सरकार ने उधार लिया 400 लाख का, 500 लाख का, अब सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी कि सरकार उस पैसे को लौटाएगी, तो वो सरकार की क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज कहलाएगी। तो यानी आपको असेट्स जिस पर अधिकार होता है उस सरकार का, उसको क्या कहा जाता है? सरकार की असेट्स कहा जाता है। और जो सरकार की जिम्मेदारियां होती है वो सरकार की लायबिलिटीज कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय की और राजस्व व्यय की। पूंजीगत व्यय ऐसे खर्चे, वो सभी खर्चे जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में क्या हो? वृद्धि हो, या फिर दायित्व में क्या हो? वृद्धि, कमी हो, उनको कहा जाता है पूंजीगत व्यय। मैं एक बार रिपीट कर दूं दोबारा। सरकार ने खर्च करा पैसा, ठीक, ऐसा खर्च करने से सरकार की क्या होगी? असेट्स में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, या तो पहली कंडीशन, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? लायबिलिटीज कम हो जाएगी। उन खर्चों को कहा जाएगा पूंजीगत व्यय। एग्जांपल समझाता हूं। सरकार ने स्कूल बनवाया,
ठीक है, सरकार के पास से पैसा आएगा ही जाएगा, जाएगा यानी खर्च होगा। कौन सा खर्च कहलाएगा? स्कूल का निर्माण पूंजीगत व्यय कहलाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं इसी पर। सरकार ने सड़क बनवाई, पार्क बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, यानी जिसकी वजह से सरकार के हक यानी असेट्स में वृद्धि होती है, उन सारे खर्चों को क्या कहा जाता है? पूंजीगत व्यय कहा जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, कंपनी के शेयर्स बेच दिए सरकार ने क्या कर दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो सरकार अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी तो उस कंपनी में सरकार का अधिकार बन जाएगा और वो सरकार की क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। और वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अब बात करते हैं दायित्व के एग्जाम्पल पर। लायबिलिटीज में कमी हो, ऋण की वापसी, ऋण की क्या वापसी? सरकार ने वो लोन ले रखा था, क्या ले रखा था? लोन ले रखा था। अब सरकार ने वो लोन वापसी कर दिया, सरकार ने वो लोन वापसी कर दिया। उस लोन की वापसी करना, सरकार के पास से पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। तो कौन सा खर्चा कहलाएगा? पूंजीगत व्यय। यानी सिंपल वर्ड में बता दूं, पूंजीगत व्यय ऐसे खर्चे होते हैं जिनको खर्च करने से सरकार की असेट्स में तो क्या हो? वृद्धि हो, और लायबिलिटीज में क्या हो? कमी हो। इन्हीं को कहा जाता है पूंजीगत व्यय। ठीक है। दूसरा, राजस्व व्यय कौन से होते हैं सर? इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे खर्च करना, ऐसे खर्चे सरकार के जिससे सरकार की या तो ना तो परिसंपत्ति में कोई वृद्धि हो और ना ही दायित्व में क्या हो? कोई कमी हो। इन खर्चों को कहा जाता है राजस्व व्यय कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल बताना सर। आपके स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ते हैं, उन जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी का वेतन, सैलरी दी सरकार ने, सरकार के पास से पैसा जाएगा। क्या सरकार की एसेट्स में कोई वृद्धि हो जाएगी? ना। क्या लायबिलिटीज में कोई कमी हो जाएगी? नहीं। तो कौन सा खर्चा कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। ओके। ब्याज का भुगतान किसका एग्जांपल है? राजस्व व्यय का एग्जांपल है। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, आपके स्कूलों में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो किसका एग्जांपल है? राजस्व व्यय का एग्जांपल है। तो यानी राजस्व व्यय खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको खर्च करने से ना तो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है और ना ही दायित्व में कमी होती है। उन खर्चों को कहा जाता है राजस्व व्यय कहा जाता है। ठीक है। ओके। तो अभी हमने पढ़े बजट व्यय के बारे में। सेम इसी तरह से हम पढ़ेंगे बजट प्राप्ति के बारे में। बजट प्राप्ति के बारे में, बजट प्राप्ति किसे कहते हैं पहले ये बताइए सर हमें। एक लेखा वर्ष के दौरान, ये लेखा वर्ष हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, सरकार की कुल प्राप्ति, कुल अनुमानित प्राप्ति के ब्यौरे को क्या कहा जाता है? बजट प्राप्ति कहा जाता है। बजट रिसीट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। प्राप्ति को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम? 2 पार्ट्स में। एक तो पूंजीगत प्राप्ति और दूसरा राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या कहलाती है और राजस्व प्राप्ति किसे कहा जाता है? पूंजीगत प्राप्ति को प्राप्त करने से सरकार के पास पैसा आएगा। प्राप्ति तो चाहे ये वाली हो, राजस्व प्राप्ति हो, चाहे ये वाली हो, दोनों ही कंडीशन में सरकार के पास पैसा आएगा। बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति, वो सभी प्राप्ति जिनसे सरकार की असेट्स में क्या होती है? कमी होती है, पहली कंडीशन, या फिर लायबिलिटीज बढ़ जाती है, दूसरी कंडीशन। यानी इन दोनों में से एक कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। आपको समझ में आ रहा है इतनी बात? अच्छा, इसका एग्जांपल बताना। सरकार ने जो है रेलवे की बिक्री कर दी, जो रेलवे डिपार्टमेंट है सरकार ने बिक्री कर दी उसकी, सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट पे अधिकार था, अब उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। अच्छा, रेलवे की बिक्री करना या किसी भी सरकारी इंटरप्राइजेस की, सरकारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की अगर सरकार बिक्री कर देती है तो इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश कहा जाता है। ठीक है। तो विनिवेश किसका एग्जाम्पल हो गया? पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल हो गया। ऋण लेना या उधार लेना, सरकार ने कहीं से उधार लिया, सरकार के पास पैसा आया, कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। ठीक है। तो यानी रेलवे की बिक्री और ऋण या उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति के एग्जाम्पल हो गए। वही बात करते हैं राजस्व प्राप्ति, जस्ट इसके अपोजिट है। राजस्व प्राप्ति उन प्राप्तियों को कहा जाता है जिनको प्राप्त करने से ना तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है और ना ही लायबिलिटीज यानी दायित्व में वृद्धि होती है। उन प्राप्तियों को कहा जाता है राजस्व प्राप्ति। ठीक। इसका एग्जांपल, आप लोग स्कूल को, सरकार को फीस देते हैं, सरकार को फीस दी आपने, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको सरकार, वहां से सरकारी स्कूलों में फीस दी जाती है सरकार के पास। तो यानी उस अमाउंट की वजह से सरकार की ना तो परिसंपत्ति में कोई कमी होती है, ना ही दायित्व में कोई वृद्धि होती है। कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? राजस्व प्राप्ति कहलाएगी। ठीक है। सरकार को पास जो टैक्स का पैसा जाता है, उनको प्राप्त करने से ना तो असेट्स में कोई कमी होती है, ना लायबिलिटीज में कोई वृद्धि होती है। ऐसी प्राप्ति को कहा जाता है राजस्व प्राप्ति।
ठीक है, ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है, अब होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई आपको कमेंट मतलब कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ क्वेश्चन। इन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। पहले क्वेश्चन की वैरायटी अंतर की फॉर्म में, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर स्पष्ट करो, में अंतर स्पष्ट करो। ठीक, एक क्वेश्चन ही बन सकता है, या फिर इसके अपोजिट में क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने व्यय के बारे में बात करी तो अब प्राप्ति के बारे में हो सकती है। पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में अंतर स्पष्ट करो। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर आधारित, इन टॉपिकों पर आधारित। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं, वीडियो की सीरीज जो हम बना रहे हैं, अगर ये आप लोगों के फ्रेंड के लिए, आपके रिलेटिव के लिए यूजफुल हो तो प्लीज शेयर करिए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।